सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। किसने सोचा था कि कुछ लड़के जो एक कमरे में बैठे होंगे और अपना आपस में भजन गा रहे होंगे और रातों रात पूरी दुनिया उसे पसंद करने लगेगी। भारत छोड़िए, पाकिस्तान से उनके पास कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, लोग कहेंगे कि आइए हमारे यहाँ गाइए, हम आपके साथ म्यूजिक वीडियो बनाना चाहते हैं। हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जो बसंत लेने आया है शरीर, वह धीरे धीरे समापन की ओर भी जाएगा। तो जो भी है यहाँ पर धरती पर, वो सब मोह माया है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ऐसे कौन से दर्द है जो छुपा रहे हो? ये एक बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द है। तो मैं शेयर कर दूं क्या यहाँ? जो हिमांशु जी हैं, इनका छोटा सा दिल टूटा है अभी। तो ये जो हम सुनते हैं कि दिल टूटने से आर्ट और खूबसूरती से निकल कर आता है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे मायने में ऐसा सच में होता है, बस उस एकाग्रता को हम सही डायरेक्शन में रखें तो बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे दिमाग में शुरू से था कि एक बैंड में ऐसा बनाऊं जिसमें हारमोनियम, ढोलक, तबला हो और जैसे घर में बैठ के गाते हैं ऐसा ही कुछ हो। तो इसके पीछे भी बहुत बोला गया कि नहीं नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। तो फिर बैंड बनाया और कबीर जी को गाता था। तो ये हुआ कि भजन भी गाना है और सूफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है और साधो नाम भी ऐसा ही है। कबीर जी का उस साधो नाम से फिर हमने एक बैंड की शुरुआत करी। और बिंदु, कॉलेज से आपकी पढ़ाई होने के कारण आपको जेएनयू के एक प्रोफेसर ने न्योता दिया। वहाँ आप कहते हैं कि मुझे कबीर ने बचाया। हम जो है पहली बार गए वहाँ पर और गए तो वहाँ हमारा स्वागत 150 बच्चे जो है साधो वापस जाओ। तो मैंने वहाँ पहली भजन से शुरुआत करी कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो बीच में जय श्री राम के भी नारे लगे और तालियां, लेकिन एक धड़ा जो है बिल्कुल चुपचाप मुझे घूरे जा रहा था। तो मैंने तुरंत ही जो है कुनफाया शुरू कर दिया। तो वो हमारा ऐतिहासिक शो हो गया और खूब बच्चे जब फोटो खिंचवाने आए तो उन्होंने खुद बोला कि सर अगर हमें पता होता तो हम ना बाहर करवाते इसको, हमें पता ही था। मैंने कोई बात नहीं, पत्थर हमें पढ़ने से बच गए, बस लाज रखी पड़ी। अरे दो नैना मत खायो, दो नैना मत खायो, दो नैना मत खायो, दो नैना मत खायो। मैं पिया मिलन की आस, मैं पिया मिलन की आस, मैं पिया मिलन की आस। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। किसने सोचा था कि कुछ लड़के जो एक कमरे में बैठे होंगे और अपना आपस में भजन गा रहे होंगे, एक फ़ोन होगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं कि क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, म्यूज़िक का ध्यान रखा जाए। वो यूं ही बस गुनगुना रहे होंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, अपलोड किया जाएगा और रातों रात पूरी दुनिया उसे पसंद करने लगेगी। भारत छोड़िए, पाकिस्तान से उनके पास कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, लोग कहेंगे कि आइए हमारे यहाँ गाइए, हम आपके साथ म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं। तब जाकर ये बात सामने आएगी कि हम तो पाकिस्तान से नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से हैं। उस दिन न जाने ये किसकी निगाहों के लिए तरस रहे थे और वो रील अपलोड हुई। 2018 से जो स्ट्रगल शुरू हुआ था, वो एक रील या ये कहे कि एक वायरल मामले से फिर सफल हो गया और धनंजय हो गया, जो इनके गुरु का नाम भी है। धन ही धन आया। फिर किसी का तबला याद रखा गया, कहोन की धुन याद रखी गई। तो आप पहले शुरुआत की कहानी बता दीजिए, आपके कबीर प्रेम की कहानी बता दीजिए जी। क्यों आप लोग खुद को साधु कहते हैं और कैसे कबीर ने ही आपको जेएनयू में बचाया? उससे ही शुरू करिए। यही किस्सा पहले पकड़ लिया। एक्चुअली क्या है कि जब संगीत सीखा तो मैं थोड़ा साहित्य के स्टूडेंट भी था। हिंदी में मैंने एमए भी करी हुई है। तो मुझे कबीर शुरू से ही पसंद थे, मीरा भी पसंद थे, तुलसी, लेकिन कबीर ने मेरे पे जो है एक प्रभाव किया, क्योंकि मुझे लगता है कबीर दोनों है, सगुण और निर्गुण। और जो समाज में जो धारा है, अगर सही तरीके से अगर ट्रैक पे लाया जाए
तो कबीर की वाणी उसमें सटीक बैठती है। तो बस कबीर को मैं गाता रहा, गाते गाते बैंड बना, उसका नाम भी मैंने साधो ही रखा, और साधो के साथ फिर पूरा देश साधो साधो करने लगा। तो और हमने इसमें ध्यान रखा, हमने इसमें जहाँ हमने भजन गाए लोगों ने खूब पसंद किए, राम के भजन हमारे बहुत पॉपुलर हैं, और साथ ही जो सूफ़ी गाने हमने गाए वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए। तो ये दोनों का कॉम्बो है, साधो भजनों का भी और सूफ़ी का भी, और उसका रस सभी समाज में सभी लोगों के पास जाता है। तो शुरुआत कबीर का किसी भजन को सुनकर करी जाए। जी जी, कबीर के बहुत भजन जो हैं मुझे पसंद हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। लेकिन जो यहाँ का माहौल है, अभी जो चेहरे देख रहा हूँ कुछ काम पे लगे हुए हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो हमने अभी एक गाना निकाला था, वो वायरल हुआ, वही लेटेस्ट हम गाते हैं, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम। तो इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप सभी के लिए हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे धीरे, हो जरा होले होले, हो जरा धीरे धीरे, हो जरा होले होले, हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देखिए, कबीर जी बहुत बड़े रहस्यवाद हैं, रहस्य उनकी बातों में। तो मैं मतलब भी समझाता हूँ कि उन्होंने जो बात करी है इस भजन के अंदर, वो करी है काया की, कि वो कह रहे हैं कि जो बसंत लेने आया है शरीर, वह धीरे धीरे समापन की ओर भी जाएगा। तो जो भी है यहाँ पर धरती पर, वो सब मोह माया है। तो राम का मतलब उस ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जीवन की गाड़ी को जरा धीरे धीरे हाँको, कि मैं सभी चीजों का रस लेते हुए और आप में आनंद हो जाऊं। तो क्या कहते हैं, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, पहिया है लाल गुलाल, पहिया है लाल गुलाल। हाकन वाली छैल छबीली, हाकन वाली छैल छबीली, हाकन वाली छैल छबीली, अरे बैठन वाला राम, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। अच्छा ये देखिए, ये इंटरव्यू तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग भी पहली लाइन में सबसे गवाऊंगा हर चीज की, तो हमारे साथ गाते हैं जरा, जरा हल्की गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाएंगे ना सभी लोग? चलिए 1 2 3, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके भाई, आवाज जरा जोरदार आनी चाहिए सबकी, लगे कि हम गाने बैठे हुए। 1 2 3, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और देखिए बहुत सुंदर लाइनें हैं, थोड़ा हारमोनियम धीरे। गाड़ी अटकी रेत में और मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में और मजल पड़ी है दूर, गाड़ी है दूर, मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, अरे पापी चकनाचूर, अरे पापी चकनाचूर,
जरा हल्के गाड़ी आपो मेरे राम गाड़ी, जरा हल्के गाड़ी आपो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी आपो मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी आपो मेरे राम गाड़ी वाले। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक्चुअली कैमरे लगे हुए हैं, नहीं तो मैं उधर आके गवाता, फिर तो बहुत तेज गवाता मैं। अभी पता नहीं चल रहा कौन गा रहा है कौन नहीं। जब ज़रा हल्के हल्के हाँकते हुए हम भी इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं जी बात निकल चली है तो पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी। आप इन सबके गुरु हैं धनंजय साही। जी अब एक एक को आप इंट्रोड्यूस करते जाइए और कैमरे के आगे मतलब लल्लन टॉप में तो सब सच बोल ही देते हैं, तो आप भी इनकी एक एक खासियत बताते जाइएगा, जिसमें से एक का तो मुझे पता है कि वो 18 साल के भी अभी अभी चंद दिनों पहले हुए हैं। एक्चुअली टीम बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम सिर्फ ये 5 पांडव आए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं हिमांशु है, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। ये एक बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द है। तो मैं शेयर कर दूं क्या यार? ऐसे कौन से दर्द है जो छुपा रहे हो? देखिए आशिकी तो सभी करते हैं लिहाजा, और आशिकी का मतलब ही होता है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आशिकी का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूँ दिल टूटना। तो बहुत कमी जो है आशिकी परवान चढ़ती है। तो हमारे जो हिमांशु जी हैं, इनका छोटा सा दिल टूटा है अभी लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा करते हैं, और स्टेज पे ये बिल्कुल रॉक एकदम। तो ये जो हम सुनते हैं कि दिल टूटने से आर्ट और खूबसूरती से निकल कर आता है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे मायने में ऐसा सच में होता है, बस उस एकाग्रता को हम सही डायरेक्शन में रखें तो बिल्कुल पॉसिबल है। अनमोल, अब आप ज़रा अपने बारे में और आप जो यंत्र बजा रहे हैं कैजोन कहते हैं, कहोन, उसके बारे में बता दीजिए। मैंने अभी 12th पास करी है 1 साल पहले, और मैं कहोन प्ले करता हूँ साधु में। मैं सर के पास आया था स्कूल में, सर ने ही मुझे बैंड में लिया, फिर अब साथ हूँ सर के। थोड़ा शर्मा रही है। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा ड्रम बजाता है, और मतलब पूरा शो जो हमारा रॉक करता है ना, वो ये अकेले ही है। और मतलब इसको भी 2-3 खिताब भी मिले हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी इसके लिए आते हैं। बहुत अच्छा ड्रमिस्ट है और बहुत मेहनत करता है। मतलब ये जब स्कूल में था तो तबला बजाता था, पर इतने जो 6-8 महीने में अपने को मतलब पब्लिक के आगे ड्रम है, ये कैहोन है, और साथ में ढोलक भी प्ले कर लेता है, तो और गाता भी बहुत अच्छा है। तो हरफन मौला है ये। इसके बाद कपिल है। कपिल, आप भी एकदम शर्माते हुए बात कर रहे हैं। आपके बारे में भी धनंजय जी बताएंगे, आप खुद बताएंगे? जी, अब बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में मैं रहा, बचपन से ही। गुरु फर्स्ट गुरु मेरे पिताजी खुद मुझे बचपन से कराते थे। फिर सर आए, जब से हम लोग गंधर्व में साथ में करते थे, तो सर से मुलाकात वगैरह वहाँ पे हुई। तो ऐसे ही फिर हम लोग बैठे, फिर सर को पता नहीं था सर ने क्या देखा, तो फिर उन्होंने हमें मौका दिया आने का। तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ जुड़ के। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है। उत्तराखंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से? हाँ, रानीखेत साइड। अच्छा। हाँ। हमारे अभी अल्मोड़ा से कुछ लोग हैं, हम आपको इंटरव्यू के बाद उनसे मुलाकात करवाएंगे। जी जी। तो उत्तराखंड वाले तो ऐसे स्पेसिफिक बताते हैं कि हम अल्मोड़े के या देहरादून के या फिर हल्द्वानी के हैं। आप इतना छुप छुपा के क्यों बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये भी शाही है? नहीं, तो पैदाइशी वहीं पे थी, बट बचपन से अब यहाँ पे आके बस गए, तो होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन यह है कि उत्तराखंड को भी हमने ऊपर ले जाना है, और अपना जो बैंड है हमारा साधु बैंड, बस एक जीवन में बस एक यही अब एक राह है जहाँ पे हमने मतलब जाना है। तो बस बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं ये। एक्चुअली क्या होता है, जो अच्छा अंदर से कलाकार होता है ना, बोलता कम है, उसको बोलने का थोड़ा सा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा कीबोर्ड को पूरा अरेंज कर, हमारा पूरा म्यूज़िक ये अरेंज करते हैं। अश्विनी है आपके साथ, जो लीड वोकलिस्ट है, और जो शुरुआत से साधु बैंड जब शुरू हुआ तब से आपके साथ जी। हैं। ठीक है, तो आप हमें अब साधु बैंड के शुरू होने के पीछे की कहानी बता दीजिए। नाम क्यों साधु रखा गया, और आपके दिमाग में कैसे आया कि इसे शुरू करना है?
मेरे पास बहुत बच्चे थे और एक्चुअली शुरू से मेरा एक सपना था। मैं स्कूल में मतलब जॉब कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये था कि जो बच्चे 12th करके निकल जाते थे उसका पता नहीं चलता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो निकल के जा रहे हैं, जो अच्छे हैं, जो कर सकते हैं, तो उनको कुछ उनके लिए किया जाए। उनको मतलब ये नहीं कि उनका वो कहाँ चले गए 12th करके फिर कॉलेज में क्या, उन पर नज़र रखी जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए, उनको एक मुकाम दिया जाए। तो शुरू से ही हमारे गुरुजी ने भी ऐसे ही किया। हमारे गुरुजन जो भी थे उन्होंने भी हमें ऐसे ही नज़र रखी बिल्कुल कि भैया इधर नहीं सीधा ट्रैक पे जाओ। तो ऐसे ही मैंने इन लोगों के साथ किया। तो काफ़ी लोग थे, तो फिर मैंने अब बैंड बनाया एक। मैंने कहा इसको एक कुछ मंच पे ले जाते। तो मंच के लिए उसमें बैंड कल्चर था, तो मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन बैंड था रॉक बैंड हम सुनते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मेरे दिमाग में शुरू से था कि एक बैंड मैं ऐसा बनाऊं जिसमें हारमोनियम, ढोलक, तबला हो और जैसे घर में बैठ के गाते हैं ऐसा ही कुछ हो। तो इसके पीछे भी बहुत बोला गया कि नहीं चलेगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं हमेशा से एक विद्रोही किस्म का आदमी हूँ, अलग ही चलता हूँ। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो मेरे लिए ठीक है और जो रूट है, और रूट अगर उसमें संघर्ष जुड़ जाता है तो रूट आपको मिलता ही मिलता है। तो फिर बैंड बनाया और कबीर जी को गाता था। तो अब ये हुआ कि भजन भी गाना है और सूफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है और साधो नाम भी ऐसा ही है। तो कबीर जी का उस साधो नाम से फिर हमने एक बैंड की शुरुआत करी। और पहले हम नाटकों में प्ले करते थे, मतलब प्ले का म्यूज़िक देते थे। उसके अंदर का भी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि नाटकों में हम प्ले करते थे साधो बैंड से। तो उसमें क्या होता था कि नाटक जो होता था ना, थिएटर, वो होता था फ्रंट पे और आर्टिस्ट होते थे बैक में। हम कितना अच्छा गाएं, कितना अच्छा बजाएं, लेकिन वो क्या है कि उसको समझिए कि वो हमारी आइडेंटिटी मतलब एक वो नहीं मिल पाता था, एक पहचान नहीं मिल पाती थी। तो मैंने एक नाटक हो रहा था, वो बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर ही बस हाँ, अपनी पहचान को समेट कर जी रह जी जाते जी। थे। तो मंडी हाउस में हम लोग खेलते थे, श्री राम सेंटर में खेलते थे, आपके NSD में। तो उसमें क्या हम लोगों का म्यूज़िक पॉपुलर हुआ थोड़ा। तो जब पॉपुलर हुआ तो हम कहने की बात रख सकते हैं। तो मैं अडिग हो गया। तो इसलिए नाटकों में शुरुआत फ्रंट पर, मतलब बिल्कुल लाइव, अगर प्ले होगा, नाटक खेला जाएगा तो हमारा म्यूज़िक भी खेला जाएगा। तो हमने एक ऐसा बनाया और इसमें हमने सबसे जो पहला हमने कई प्ले किए। उसमें एक अशरफ जी का मुझे भी याद है कि अशरफ अली हैं, श्री राम सेंटर के नामी हैं नाटककार। और एक हमारे कैलाश जोशी जी हैं आस्था से, स्वप्न प्रिया, जो बिल्कुल भी आपने वही। तो स्वप्न प्रिया था। और उससे पहले भी हमने जो 3 प्ले खेले उसमें एक ये था मेरे ख्याल से अवधे शाम कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, लखनऊ की उसमें कहानी थी। और बीवियों का मदरसा एक प्ले, बड़ा कॉमेडी प्ले है। और एक मिर्ज़ा गालिब पे गालिब था। तो ये चारों जो प्ले थे उसमें उर्दू एकेडमी के थे और साहित्य कला एकेडमी के थे। ये हमने पहली शुरुआत करी फ्रंट पर, यानी कि इधर गाने हो रहे हैं, ये लाइट ऑफ हुई और इधर नाटक हुआ। तो इसकी शुरुआत भी हमने करी। और यहाँ से फिर हमें जो चस्का लगा कि हमें स्टेज पे अब गाना है, तो उसके बाद फिर हमने इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़े अपनी टीम के साथ। तो ये साधो बैंड के पहले के धनंजय शाही पे हम बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे साधो बैंड की तरफ बढ़ेंगे कि ये बना कैसे और ये जो नन्हे साधु हैं ये आपके साथ जुड़े कैसे। आप कॉलेज में पढ़ाते थे? नहीं, स्कूल में। स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, फिर ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया? एक्चुअली क्या है कि शुरू से ही मैं थोड़ा अलग किस्म का ही टीचर हूँ। कि उसमें ये है कि मुझे लगता है कि अगर मेरे पे 500 स्टूडेंट भी आ जाएं और वो अच्छे हों तो मैं 500 के लिए भी सोचूंगा। तो ये सारे क्या स्कूल के स्टूडेंट्स होते थे? हाँ जी, कोई प्रोफेशनल नहीं, सभी स्कूल से निकले हुए। अभी लेटेस्ट तो ये है वर्तमान में। और अभी एक टीम और तैयार हो रही है, उसमें 22 बच्चे हैं जो 7th से लेके 9th और 11th 12th। अच्छा, जिन्होंने स्कूल पास आउट भी नहीं किया है? हाँ, लेकिन मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। वो लोग 22 बच्चे मैंने अलग निकाले हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा यही रहता है कि वो आगे चल के प्रोफेशन इसमें अपनाएं, अपने पैरों पे खड़े हों और जीविका का साधन जो भी आप कह लें, साथ साथ उनको एक मुकाम भी मिले जैसे। और हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि साधो कभी भी एक ऐसा नहीं रहा है कि बिल्कुल इसमें सिर्फ 7-8 लोग काम करें या 5। ये पूरी एक, आप कहिए, एक पूरी यात्रा है।
अब इसमें कई लोग जुड़ेंगे, ये लोग कुछ कामयाब होंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ और लोग आएंगे, तो ये कारवां चलता रहेगा। जो जिस मुकाम पे पहुंचेगा उस मुकाम पे वो अपना काम करेगा। जैसे किसी एक ने यूपीएससी क्लियर कर लिया और अब वो मणिपुर में है। हाँ अमित जी हैं, मेरे स्टूडेंट रहे और उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और अभी वो पूरी एक बटालियन संभालते हैं। बहुत अच्छे बांसुरी वादक रहे वो, और मेरे ख्याल से 4-5 साल का हमारा पूरा संपर्क था। तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, अब भी कभी कभी बजाते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा वर्क है। और मणिपुर में हैं वो। तो ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा अलग भी चले गए, मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सार्थकता है कि वो एक जगह गए तो उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया। ऐसी मैं एक और लड़की का उदाहरण भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए, एक लड़की भी जिसने जो डांस करती थी उसको, फिर उसका भंगड़ा बहुत अच्छा था और उस भंगड़ा बेस पे मैंने उसका एडमिशन खालसा में करवाया। और वो बहुत गरीब, मतलब फादर उसके अलाउड नहीं करते थे और खाने के भी समझ लीजिए बिल्कुल। और अभी वो यूरोप टूर करके आई है और उसने मतलब साउथ एक्स में फ्लैट लिया है, जो कि हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल मिडिल से भी मिडिल बिल्कुल, और ऐसी लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और वो साउथ एक्स में घर ले, तो ऐसे लोग फिर अच्छा लगता है कि वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग म्यूज़िक टीचर हैं सिखाए हुए, और बहुत सारे लोग अलग काम कर रहे हैं, और जो बैंड के साथ जुड़े हैं वो तो कर ही रहे हैं जो भी है। और बैंड उनको भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, जो जहाँ पे है। और हम लोग खुद भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं तो उनके लिए हम क्या कर पाएँ। और इस कॉज को देखिए सरकार ने भी समझा। मैं इसको ले आता हूँ बीच में कि जो मेरी सोच है बच्चों के लिए करना, वो सरकार ने भी समझा और फिर हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ब्रांड एम्बेसडर भी चाइल्ड राइट, तो हम बच्चों के लिए बात करते थे और बच्चों के लिए ही हमें ओहदा मिला सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार से पहले भी आपके गुरु ने आपकी कला को पहचाना था और शायद 100 रुपये का नोट दिया था खुश होकर, जब अचानक से कहा गया आपसे कुर्ता पजामा पहनिए और स्टेज पर पहुंचिए। वो किस्सा क्या था? वो पहला रिकॉग्निशन जब आपको मिला और आपको कॉन्फिडेंस आया कि जो अलग कर रहा हूँ, जिसके लिए गुरु ही मना किया करते थे कि फिल्मों के गाने वाने तो मत गाओ, क्लासिकल म्यूजिक ही गाओ, और फिर एक्चुअली ये कि मैं गुरुजी हमारे गज़ल गायक थे। अभी उनका मतलब मैं इस समय यहाँ बोल भी रहा हूँ और थोड़ा सा वो बात सुन के इमोशनल भी हो गया, क्योंकि अभी उनकी डेथ हुई है। तो पंडित नरेश मिश्रा जी जो हैं, और बहुत अच्छे गज़ल गायक थे, और उनके साथ मैं जाता था, मतलब वो जब गाने जाते थे तो शोज़ वगैरह में, और बहुत अच्छे पंडित जसराज जी ने भी उनकी प्रशंसा करी हुई है। तो वो कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जब तक वो अच्छा गा रहे थे और अच्छा उनका नाम था तो मैं भी जाता था, तो उनके साथ बहुत थे। तो मैं क्या करता था, रखवाली करता था कपड़ों की, और जो सामान होता था नीचे, जैसे स्टेज है उसके पीछे, तो मेरा धुन था यही कि बस भाई सीखना है, कैसे सीखना है, क्या देखना है, कैसे करना है। तो उसमें ये हुआ कि पीछे आगे एक लड़का भागता हुआ आया और वो बोला कि जो है आपको गुरुजी बुला रहे। मैंने कहा क्या हुआ? फटाफट मेरा कुर्ता पहन जल्दी। और उन्होंने जो है कुर्ता जो है वो अपना दिया, और मैं बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ चला गया। तो उन्होंने जैसे ही बैठे, फटाफट माइक पकड़, हाँ वो ऐसे ही बोलते जल्दी में, चलो चलो दमादम मस्त कलंदर गाओ और छाप तिलक जल्दी से गा दो। तो पब्लिक की वो डिमांड थी, उनको आता नहीं था, तो उनको ध्यान आया कि यार वो उसको आता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो मैंने 2 गाने गाए। वो पहला मंच था जब मैंने सूफ़ी गाने वहाँ से शुरुआत करी, समझ लीजिए। और वो जो कॉन्फिडेंस मिला पब्लिक का वहाँ पर, और उसके बाद जब गुरुजी आए तो उन्होंने मेरे हाथ में 100 रुपये दिए। तो पहला एक संगीत से मिला हुआ जो पैसा था 100 रुपये, वो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और बस एक कॉन्फिडेंस बना वहाँ से, तो वो गुरु कृपा रही। और बस जो अच्छा करते हैं तो ईश्वर साथ ही रहता है। सुनाई दीजिए फिर दमादम मस्त कलंदर, चलिए। जब बात निकल गई है तो। भाई सूफ़ी गा रहे हैं, और सूफ़ी गाने से पहले एक शेर पढ़ता हूँ मैं, तो वाह बोलिएगा आप सभी लोग एक बार। आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं। भाई वाह नहीं आई? नहीं, मजा नहीं आया, एक साथ आना चाहिए कि आप तो आप भाई शेर पढ़ लूं पहले। ये कई बार वाक्य हो जाता है
शेर नहीं पढ़ता, लेकिन उस समय बात तेज आता है। जब शेर पढ़ता हूँ तब कम। भाई इतने सुंदर लग रहा है और तारीफ कर रहा हूँ, तो तारीफ पे जरा कि आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं। अरे आपके चाहने वाले आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। शुक्रिया। तो ये दिल्ली में बैठे हैं और मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं। तो दिल्ली में बैठे हैं तो ये कलाम बड़ा मशहूर है और दिल्ली से ही निकला है आप सभी के लिए। सभी साथ में गाएंगे। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद ओ दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर सेवाणी लाल कलंदर लालो दा लाल कलंदर शाहो दा शाह कलंदर पीरो दा पीर कलंदर बाहू दा बा कलंदर बाहू दा बा कलंदर लाल मेरी हो लाल मेरी तालियां। देखिए खड़ा हो जाऊं क्या? देखिए मैं वैसे खड़ा तो नहीं हो सकता ना, बड़ी पाबंदी है भाई। देखिए जो दिए जलते हैं ना, दिए वो महल में नहीं जलते, वो किसी गरीब की झोपड़ी में जलते हैं या किसी फकीर की मजार पर। तो शेर देखिए, अच्छा लगे तो आप बोल दीजिएगा कि ताजदारा दे ना अमीरा दे दीवे जगते सदा फकीरां दे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि ताजदारा दे ना अमीरा दे दीवे जगते सदा फकीरां दे और मेरी किस्मत बदल के रख दिती ऐसे करम होवे पीरा दे दीवे जगते सदा फकीरां दे। चार चराग तेरे मलने हमेशा चार चराग तेरे ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा बलन हमेशा बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा जगावण अया बल्ला झूले लालण सिद्धड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद कलंदर वाह दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। और देखिए आशिकी खूब होती है और आशिकी में बहुत शेर बने टूटे दिल के, लेकिन एक ऐसा शेर जो बिल्कुल अलाई है कि नदी किनारे धुआं उठे तो मैं सोचूं कुछ होए। कि नदी किनारे धुआं उठे तो मैं सोचूं कुछ होए। अरे जिसके पीछे बनी दीवानी, जिसके पीछे बनी दीवानी, हाय हाय कहीं वही न जलता होए। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी बैया हरी चूड़िया गोरी बैया हरी चूड़िया गोरी बैया हरी चूड़िया जी गोरी बैया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया। और क्या किया साहब? भैया पकड़ हरली मेरे मोसे नैना ओ सब तिलक सब मोसे नैना मिला के सब तिलक सब मोसे नैना मिला ओ नैना 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 ओ
देखिए, कागरे मोरा इतनी यारा सुन चुन चुन खाइयो माँ, कागरे मोरा इतनी यारा सुन चुन चुन खाइयो माँ, कागरे मोरा इतनी यारा सुन चुन चुन खाइयो माँ, कागरे मोरा इतनी यारा सुन चुन चुन खाइयो माँ। अरे दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो। वो पिया मिलन की आस, वो पिया मिलन की आस, मैं पिया मिलन की आस। जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जन जन तेरी नौबत बाजे, नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नाल बजे घड़ी, नाल बजा झूले लालड़, सेवनदार सेवनदार शाबाश। दमादम कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त 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 कलंदर, अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर। वो ताली रह गई, ताली आप लोगों की। शुक्रिया 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 शुक्रिया। इस गाने की परफॉर्मेंस के बाद और अनमोल के चेहरे पर आए पसीने को देखकर मुझे याद आया कि जब ये बैंड शुरू हुआ था जी, तब इतना बड़ा ये जो सेटअप या कमरा है, ऐसा कुछ मंजर तो नहीं था। 10 बाई 10 का कमरा हुआ करता था। पहला एसी भी बड़े मुश्किल से लगा लोन लेकर, और फिर जो रील वायरल हुई उस घर तक के बनने की कहानी आप बता दीजिए। देखिए, जब कोई हिट होता है या कोई प्रसिद्ध होता है तो सब लोग पीछे की एक जो जर्नी होती है संघर्ष की, वो भूल जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी थोड़ी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मैं जो है एक ऐसा पर्सन जो अकेले कमाने वाला था और काफ़ी लोग जो घर में थे, तो और रेंट का वो मकान था। दिल्ली में ही था ना ये? दिल्ली में LIG था, छोटा सा LIG। कौन सा इलाका पड़ता था? ये GTB एन्क्लेव। अच्छा, GTB एन्क्लेव, जहाँ आपने सुना होगा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो है, तो उसके सामने ही, ठीक हॉस्पिटल के सामने 4th फ्लोर पे जो है एक छोटा सा LIG का एक ड्राइंग रूम था, एक कमरा था। तो हम तो जो भाई मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे लिए तो 2 ही कमरे हैं, हम उसको ऐसे नहीं गिनते हैं, शहर में तो 1+1 गिनते हैं। तो उसमें ये था कि 20-22 लोग इकट्ठे प्रैक्टिस करने घर में आते थे। और इसमें मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि किसी के बढ़ने में किसी का हाथ होता है, तो वो होता है एक हम सफ़र, एक हम नवा। और वो जो मेरी पत्नी, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप लगातार साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल 5 साल, जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि हम क्या कर पाएंगे, और 20, 22, 23, 24 लोगों के साथ एक घर में, आज किसी के घर में 5 लोग भी आ जाएं तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद हो जाएगा, भैया अभी इनका ठिया ज़रा बाहर का रखिए। तो 20-22 लोगों के लिए उस कमरे में किराए के, और पड़ोसियों से भी लड़ना, क्योंकि 2500 लोग जब गाएंगे, हमारे नीचे एक वकील साहब रहते थे, रोज़ कहते थे भैया कल को नोटिस तैयार रख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, बराबर। तो उन सबको भी रखना, और 25 लोगों का जो अभ्यास एक कमरे में होना, और उसके बाद जो है देखिए उसमें सब चीज़ें रहती हैं, खाना रहता है, पीना रहता है। तो मेरा घर तो बिल्कुल गुरुकुल था। तो एक बार क्या हुआ कि ये गर्मियों के दिन थे, तो हम लोग प्रैक्टिस करके बाहर निकले तो सब पसीने में एकदम भीगे हुए थे। तो वाइफ ने बोला कि यार एक काम करो, ये बड़ा मतलब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी गर्मी में बैठ के, क्योंकि उस मेहनत को समझती थी। तो उसने कहा कि आप AC ले ले। मैंने कहा भी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता अभी AC, भाई अगर मार्केट में मैं पूछूंगा भी तो 30-35 हज़ार का AC में कैसे लेके आऊँ, और हम खुद रेंट पे रह रहे हैं। तो एक कूलर हुआ करता था, बस कूलर को लगा के ही सब सो जाते थे। तो क्या कहते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, फिर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी के अंदर कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने कहा चलो, फिर हम लोग लोन पे लेके एक AC हमने छोटा सा 1.5 टन का AC उस कमरे में लगाया। सब बच्चे बड़ा खुश हुए, अरे वाह वाह अब तो हवा मिल रही है अच्छी। और हमने फिर वहाँ से और मतलब जो पहले थोड़ा जल्दी ख़त्म करते थे, AC लगने के बाद हमारे प्रैक्टिस के घंटे और बढ़ गए। तो इस तरीके से
एक कमरे में जो है मेरे माँ बाप बच्चे सारे उधर रहते थे और इधर एक 20-22 बच्चों का एक हुजूम इधर। तो ये था कि एक पागलपंती थी कुछ कर गुजरने की। कई लोग उसमें से छोड़ छोड़ के जाते भी रहे, ऐसा नहीं था कि सभी हिम्मती थे। जिनको मैं पकड़ के कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशनल बातें बता के कुछ ना कुछ रोकता था, क्योंकि अब मेरे पास भी कुछ ये नहीं था कि 2 साल 3 साल 4 साल का होना क्या है, और सब मिडिल क्लास ही फैमिली से थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के घर जो है देर होती है लेकिन सवेरा एक बार ज़रूर आता है। तो और मैं सबको भी ये कहता हूँ कि संघर्ष करते रहिए। और मुझे एक बात भी ध्यान आ रही है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो इस के साथ ही एक संघर्ष शुरू हुआ जो 2021 तक चला। ऐसा उसमें कई बार होता था मेरी 3-3 4-4 महीने सैलरी भी नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हताश नहीं होता था। और ख़ासकर जो वाइफ जिसमें पूरा उनका एक सहयोग था, एक साथ था, और उनके बगैर हो भी नहीं पाता साधो। तो इसीलिए जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हुई, जो भी लीगली चीज़ें हुई, सब मैंने वाइफ के नाम ही। आज भी मकान भी वाइफ के नाम, गाड़ी भी। मुझे लगता है कि मैं फ़कीराना अंदाज में रहूं, और इनको यही बोलता हूं कि आप हमेशा फ़कीराना अंदाज में ही रहो, आपके पास कुछ ना हो, सब कुछ दे दो। तो इसी तरीके से जो है थोड़ा जल्दी आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2021 तक पहुंच गए, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करके 2020 में ले चलूं। जी। आपने अपना पहला घर खरीदा, जी। और उसी कमरे पे वो रील बनाई जो जाके 28 जून 2021 को वायरल हुई। ये कह सकते हैं मेरे साथ हमेशा यही होता है। मेरी शादी हुई तो नौकरी लग गई, तब मैं बेरोज़गार था और संगीत में कुछ करने के लिए था। तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ बना के भेजा। तो ऐसे ही मैंने मकान लिया, लोन पे लिया, और पैसे भी नहीं थे, बस जोड़ ताड़ के इधर उधर से करके जो होती है जो चीज़, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो जोड़ जाड़ के जो भी है वो मतलब बड़ी मुश्किलों से वो घर लिया मैंने। और लेकिन मेरे साथ हमेशा प्रभु रहते हैं, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ सबके सामने कि मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए रहता हूँ कि ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। वो राहें जो हैं मतलब बनाते रहते हैं। तो पहले मना कर दिया, फिर एक पता नहीं क्या राह खुली और मकान हो गया। तो वो मकान भी इतना भाग्यवान रहा कि हमने वहाँ मुश्किल से जो है 6-8 महीने प्रैक्टिस करी होगी, और वहाँ से फिर वायरल हुए देश भर में वह। जी। कैसे वायरल हुई, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या थी? स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज किया या नहीं? सोशल मीडिया वगैरह हम सब लोग धीरे धीरे चलाना शुरू कर रहे थे, सबको मैंने दे रखा था चलाइए, और सब लोग चलाते थे उसको। मैं तो उसमें ये था कि फिर धीरे धीरे हमने, जैसे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील्स बनती हैं, तो सबने कहा कि भाई सर एक रील डालते हैं। मैंने कहा डाल लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ कि रील डाले कैसे। तो मेरे घर में एक मंदिर था, मतलब मंदिर है, सॉरी, तो मंदिर जो है, तो मैंने कहा हम यहाँ रील बनाएंगे। तो उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। बच्चों ने कहा कि सर बैंड है, फिर हम सूफ़ी भी गाते हैं, कोई बात कुछ ऐसी ना हो जाए, बिगड़ जाए। मैंने कहा देखो सच्चाई अगर यहाँ से होगी तो कभी नहीं बिगड़ेगी, झूठ का नकाब पहन के करोगे तो बिगड़ेगी। मैंने कहा आप दिल से बात करिए, दिल से दिल तक जाइए। तो वहाँ पर जो है कि मंदिर के आगे हम बैठे, और हमने जो है वहाँ से सूफ़ी गाने की हमने शुरुआत करी, जिसमें काली काली जुल्फ़ें थी, तरसती निगाहें थी, और बहुत सारे गाने थे। तो वो गाने सारे एक के बाद एक वायरल होते चले गए, जिसने किसी ने एकदम साथ पकड़ा हो। फिर हमने एक पहला डिवोशनल डाला दिवाली पर, हमारे साथ श्री रघुनाथ। तो इसने पूरे देश के अंदर जो है हमें स्थापित किया भजनों के अंदर। तो वो दोनों का कॉम्बो फिर वहाँ से चल निकला, और जो मेरे घर की वो दीवार है और वो जो मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। फिर से आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे पहुंच गए। मैं रिवाइंड करके आपको तरसती है निगाहें पिलाऊंगी। इसका किस्सा क्योंकि सबसे दिलचस्प है। ये पहली रील थी जो आपकी वायरल हुई, और ये लोगों को लगा कि आप लोग पाकिस्तान से काम करते हैं, आप पाकिस्तानी बैंड है। हाँ, जब ये रील हिट हुई तो आसिम अजहर जी की वो रील थी, तो इन लोगों ने कहा वो डालते हैं। तो इन लोगों ने डाला, और अश्वनी ने उसको गाने को खोजा था। तो वो गाना जो है मतलब अब डाल के भूल गए हम। मैं तो वैसे ही, मैंने कहा कि ये क्या फ़ोन वोन में होगा, चलो देखेंगे जो भी इन्होंने डाला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, फिर अश्वनी ने मुझे बताया कि गुरुजी देखिए ये तो इसने ट्वीट किया है आसिम अजहर ने, और हम पाकिस्तान में चल रहे हैं न्यूज़ पर,
मैंने कहा न्यूज़ पे चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा पाकिस्तान में चल रहे हैं और इंडिया में क्यों नहीं चले। तो ये भी एक, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो एसएमएस आते तो वैसे आते थे, भैया कौन रावलपिंडी से हो, कराची से हो, लाहौर से हो। तो मैंने कहा, तो मैं सबको लिखता था नहीं जी आपके पड़ोसी हम भारत से। तो फिर ये हुआ कि देखिए उन्होंने जो न्यूज़ चली, फिर दोबारा एक न्यूज़ चली कि हमारे पड़ोसी देश से ये नौजवान कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा गा रहे हैं और इनसे सबक लेना चाहिए हमारे। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हम भारत को वहाँ पर रख रहे हैं और वहाँ भारत की कोई चीज़ वहाँ पर हिट हुई है और लोग उसको सराह रहे हैं और उपमा दे रहे हैं यूथ को। तो एक अच्छा हुआ। वहाँ के एक डायरेक्टर का भी जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा यार आप लोग यहाँ होते तो मैं आपको 3 फिल्में ऐसी दे देता, मैं इतना मतलब प्रभावित हूँ। तो बस ये चीज़ें थी तो जो है। और ये कितना अजीब है ना, जब मैं ये रिसर्च पढ़ रही थी, ये किस्सा पढ़ रही थी कि ऐसे तो हम किसी को नहीं बांट सकते, ना हवा को, ना पानी को, ना संगीत को, लेकिन क्योंकि वो सूफी गज़ल थी तो लोगों को लगा कि वो पाकिस्तान के होंगे, पाकिस्तान का बैंड है। और जैसे ही जब उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान का है तो फिर भजन और बाकी सबकी डिमांड हुई। कौन सा पहला भजन था जो आपको याद है कि पूरे देश में बहुत सुना गया, पसंद किया गया, और अगर आप वो सुना भी दें तो? हाँ, उसमें भजन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक भजन जो मेरी माताजी बहुत गाती थी, तो उस भजन को जो है मैंने इनको बोला। और क्योंकि वो भी शुरू से गाती थी हमारी माताजी, तो उनके भी जो संस्कार पड़े, तो उसमें एक नगरी अयोध्या सी जो रील थी वो कामयाब है बहुत ज़्यादा। अभी भी शो में जाते हैं तो वो उसकी डिमांड बहुत रहती है। तो वो 2 लाइनें हम जो हैं। फिर राम भजन की बात निकल गई है तो वो किस्सा भी बता दीजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन तक कैसे पहुँचे, वहाँ के लिए न्योता कैसे आया और किसने कहा कि आइए, और क्या क्या वहाँ आपने गाकर सुनाया? एक्चुअली क्या कि हम शुरू से ही राम भजनों को गाते थे। तो राम भजनों को गाते गाते सबको निमंत्रण मिल रहा था, तो हमको लग रहा था यार हम लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। मतलब मेरी प्रत्यक्ष जो इच्छा थी, तो इसमें जो सबसे जो बड़ा रोल है प्रभु श्री राम का तो है ही है, और जो हम लोगों का नाम है वो भी है, लेकिन इस पीछे की जो बैकबोन थे वो मेरे प्रिय मित्र सौरभ जी थे, जो उधर बैठे हैं पीछे, उधर वो सब संभालते हैं ना। हमको लगा हमारे वाले सौरभ। तो सौरभ जी, और इनकी भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, इनका भी जो है अपना, जो आपके मैनेजर हैं सौरभ? जी जी जी। मैं मैनेजर नहीं बोलता हूँ, तो मतलब मैं बैकबोन बोलता हूँ उनको। तो ये जो है कि उन पर आया फ़ोन, उन पर ही आते, हम तो संगीत में लगे रहते वही। तो इन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि भाई आपको चलना है और निमंत्रण आया है। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था वो 18 से शुरू था। तो 18 को मालिनी अवस्थी जी थी, 19 को मतलब हम लोग थे, 19 को, 20 को अनूप जलोटा जी। तो ये सारा दूरदर्शन नेशनल पर सारा गुप्तेश्वर घाट से ये सारा लाइव हुआ। तो अब वहाँ क्या था कि और भी चैनल वाले आ गए थे, तो एक चैनल पे हमने जो है उसके बाद भाग के गए, और उस चैनल पे भी क्या वो रामपेड़ी पे हुआ। तो पूरा जो वातावरण था बड़ा अच्छा रहा। सरयू मतलब मैं गा रहा हूँ और मुझे पता चला कि यहीं पर ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी सब यहीं से बैकुंठ धाम पर गए थे, जो गुप्तेश्वर घाट था वहाँ का, वो मुझे पता लगा। और साथ में जब हम गा रहे थे तो सरयू का किनारा था और दर्शक हमारा पूरा भारत था। तो एक बड़ा अलौकिक जो है वो अनुभव था। और मेरे ख्याल से फिर अभी हम अभी रामोत्सव में भी हमारा बुलावा आया था, तो रामपेड़ी पे फिर गाया, और पूरे वो अयोध्या वाले हमें घेर लेते हैं, पूरी भीड़ रहती है, तो ज़बरदस्त रहा। तो अब एक और एक ख्वाहिश और है कि जो राग सेवा शुरू हुई है, तो देखिए उसमें भी जाने का अवसर प्रभु श्री राम के चरणों में मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आपकी रील को कहा जाता है ना कि ये नेशनल सेंसेशन बन जाती है, अचानक से वायरल हो जाती है, वैसे ही जो जेनजी ज़माना है और आजकल जो फिल्में चल रही है, उस कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि तृप्ति डिमरी अभी देश की नेशनल क्रश हैं। तो आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं उसी कॉलेज से तृप्ति डिमरी भी पढ़ी है, और बिंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो कॉलेज है, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि औरबिंदो कॉलेज से आपकी पढ़ाई होने के कारण आपको जेएनयू के एक प्रोफेसर ने न्योता दिया और
वहाँ आप कहते हैं कि मुझे कबीर ने बचाया। जी जी जी। ये क्या कहानी है, मतलब कबीर गाने वालों को कैसे कबीर ने बचाया और क्या हुआ था? मतलब ये किस्सा ऐसा छेड़ दिया आपने, और ये मतलब मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल भी था और सबसे भयानक पल भी था किसी कलाकार के लिए। एक्चुअली था कि मैं जेएनयू अरविंदो कॉलेज से पढ़ा था, और हमारे प्रोफेसर हैं सुधीर प्रताप सिंह, जो इस समय जेएनयू के मेरे ख्याल से स्टूडेंट डीन हैं वो। तो ऐसे ही कुछ टीम वूम की बात चली तो पता चला कि एक साधो बैंड है, उसमें एक अरविंदो कॉलेज का भी लड़का, वो लोग तो खोज खबर कर लेते हैं फेसबुक वगैरह पे देख के। तो उनका फ़ोन आया मेरे पे पर्सनल, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है धनंजय जी, जेएनयू में गाना है। तो मैंने कहा कि जेएनयू में गाना है तो ये जो है मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहे वो अच्छी बात तो है, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि 51 साल में जेएनयू में, मतलब 51 साल के अंदर अभी तक कोई बैंड नहीं आया है, तो आपका स्वागत बड़े तरीके से किया जाएगा, हर तरीके का इसमें जो है एक पड़ाव होगा। तो मैं मतलब समझ नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक हमें पता है लाल बैंड, कबीर कैफ़े, ये सब हो सकता है उन्हें स्टूडेंट्स यूनियन ने बुलाया हो, और कभी ऐसे जेएनयू नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ने कभी नहीं बुलाया था। ये फर्स्ट था, और वो कल्चर है भी नहीं। तो हम जो है पहली बार गए वहाँ पर, और गए तो वहाँ हमारा स्वागत 150 बच्चे जो है साधो वापस जाओ, हाय हाय, मतलब वहाँ पर पूरा ऑडिटोरियम के बाहर 150 बच्चे बैठ गए। अब हमारा दिल तो धक धक कर रहा था, अब तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, ये तो घबरा गए, अरे सर कहाँ लिया है आप हमें। तो मैंने कहा यार ये वही देखो, यहाँ से ना बात बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं इनको हिम्मत दिलाता रहा, लेकिन खुद भी डर रहा था अंदर से। तो हम लोग, अब शो होने वाला था, हम लोगों ने अपना साउंड वाउंड चेक किया, और पीछे ग्रीन रूम था, जाके अपना चाय पानी समोसा जो भी है। तो 3-4 प्रोफेसर जो एकदम आ गए, धनंजय जी रेडी? हाँ। अरे यार गड़बड़ हो गई है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि यार हॉल तो खचाखच भर गया है, बाहर 150 लोग हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चला, अभी सुनने में आया कि पत्थर पड़े, अंडे पड़े, टमाटर पड़े, कुछ भी हो सकता है भैया। मैंने कहा सर शो करवाने ले आ रहे हो कि डरा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो सकता है, अब तुम संभालो। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो, मतलब मुझे, कह रहे धनंजय जी आप कर लोगे ना? मैंने हाँ कर लूँगा, चलो देखते हैं। आज खाने, अगर किस्मत में पत्थर खाने हैं तो आज पत्थर भी खाते हैं। सब बैठ गए। अब मैं पहली बार ना हमेशा जैसे बैठ के ही करता हूँ शो, अब तो खैर खड़ा होने लगा, अब तो बैठा नहीं जाता। तो मैं पहली बार माइक लेके खड़ा हो गया, और मैं सब पूरी पब्लिक को देखने लगा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ, सबको खुश कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं साहब, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। सबने तालियां मार ली, बहुत फीकी। तो आपने शुरुआत में ललन टॉप न्यूज़ रूम में भी किया था। ये टैग लाइन है। तो मैंने बोला, यही वाला शेर मैंने पढ़ा कि आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, और आपके चाहने वाले आपकी तस्वीर लिए, ओ जो तालियाँ। लेकिन फिर शांत हो गए। तो मैंने वहाँ पहली भजन से शुरुआत करी कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो बीच में जय श्री राम के भी नारे लगे और तालियां, लेकिन एक धड़ा जो है बिल्कुल चुपचाप मुझे घूरे जा रहा था। तो मैंने तुरंत ही जो है कुनफाया शुरू कर दिया शेर के साथ। तो वो इतना अल्टीमेट शो रहा कि जो बाहर 150 लोग थे वो भी अंदर आ गए, और वो खचाखच भर गया। प्रोफेसर भी खुश, मैंने सबको गवाया, सबको नचवाया। मतलब वहाँ पूरा ऐसा कुछ नहीं था कि हम शो करने आए। बीच में घुस गए, एक लड़की थी उसको बुलाया, गाओ, उसके साथ सबने लाइटें उइटें खोल के। तो वो हमारा ऐतिहासिक शो हो गया। और खूब बच्चे जब फ़ोटो खिंचवाने आए तो उन्होंने खुद बोला कि सर अगर हमें पता होता तो हम ना बाहर करवाते इसको, तो हमें पता ही था। मैंने कोई बात नहीं, पत्थर हमें पड़ने से बच गए, बस लाज रखी प्रभु ने। तो ऐसा चलता रहता है, और हमारे गुरु जो थे वो खुश हुए काफ़ी। हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट था कि सर खुश हो गए और अच्छे से गुजर गया। तो आप सुनाई दीजिए, जब आपने हमारे साथ श्री रघुनाथ का जिक्र कर दिया है तो। जब भी हम लोग निराश होते हैं, मैं सबको, तो हम ये भजन गुनगुनाते हैं, और ये बहुत सुंदर भजन है। बात चिंता की निकली है तो थोड़ा चिंता से जुड़े हुए सवाल भी कर लिए जाएं। एक कंट्रोवर्सी है जिसमें अब साधो बैंड का नाम जुड़ा है। जी जी।
यूट्यूब चैनल तो 2 दिखते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी 2 दिखते हैं जी। और कहते हैं कि 9 लोगों ने साधो बैंड शुरू किया था, जिसमें से अब बस आप और अश्विन जो मेन वोकलिस्ट है वो बचे हैं, बाकी 7 अलग हो गए। जी। साधो बैंड टूटने के पीछे की कहानी क्या है? क्या कंट्रोवर्सी हुई थी 2023 में? क्यों वो 7 लोग अलग हो गए? और मामला अब तो लीगल है और जी, केस तक पहुंच गया है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब संघर्ष में होते हैं तो संघर्ष में जो साथी होते हैं वो हम लोग खुद ही होते हैं, लेकिन जब एक मुकाम मिलता है और मुकाम के साथ शोज़ भी आते हैं और शोज़ के बाद जो एक मतलब एक ऊंचाई मिलती है हर जगह दिखने की, तो मुझे लगता है कि कई लोग पीछे से एक ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, है ना। तो उसके पीछे भी एक कहानी है और मुझे अभी भी मतलब ये दुख रहा और वो लोग कुछ लोग टीम छोड़ के चले गए और उस टीम को अलग बना के उन्होंने काम करना शुरू किया, तो मैं उसको उतना अंदर नहीं जाता, लेकिन ये है कि साधो जो है सच के साथ खड़ा है, साधो जो है सच्चाई के साथ चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं तो मैंने कभी हार नहीं मानी और फिर दोबारा हम खड़े हुए और ऐसा खड़े हुए कि मतलब उसकी एक नई ऊंचाइयां मिली और जो ट्रैक था वो जो सही जो ट्रैक था वो ट्रैक भी मिला। कई बार क्या होता है कि आप ऊंचाई पे जा रहे होते लेकिन ट्रैक समझ नहीं आता, लेकिन आप जब गिरते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि ओहो रास्ता तो ये था। तो वो रास्ता मुझे मिल गया है और वो ट्रैक मिल गया है और मुझे लगता है कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है और ये चलता रहता है। ये एक कंट्रोवर्सी है, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी और मुझे लगता है कि संगीत का संगीत के साथ ही सार होता है। तो अनबन क्या मतलब शोज़ को लेकर, पैसों को लेकर, किस बात को लेकर अनबन हुई? क्यों ये टूट पड़ी? क्यों अब हमें एक साधो दी बैंड दिखता है, एक साधो बैंड दिखता है? जिन्हें नहीं पता ये पूरा विवाद हाँ नहीं, देखिए उसमें कहीं ना कहीं देखिए पैसा भी होता है, ठीक है ना। अब उसमें ये होता है कि अगर आपको भाई अगर ये हो सकता है कि मैं ही था उसको शुरुआत करने वाला और जो हमारी पत्नी हम जो हम सफ़र हैं साधो हम दोनों जनों ने जो मिलके खड़ा किया, तो कई बार क्या होता है कि कई सिखाने वाले ये भी सिखाते हैं कि आप लोग अगर अलग हट जाएं तो साधो जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन जो धारा है जो नींव है उसको आप डिगा नहीं सकते हैं, तो मजबूती से खड़ा रहता है, आप उसको हिला नहीं सकते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, फेम होता है, फेम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पैसा होता है, कई बार होता है। अब यही मतलब अब यही सब चीज़ है, सभी लोग चाहें कि अलग मिला के हम कोई लल्लन टॉप बना ले तो वो नहीं बन पाएगा। उसकी एक नींव है, एक धारा है जो वो कहीं बिगड़ती नहीं है। तो इसमें वो सारा चीज़ था, पैसा भी था, वो भी था और वो सब चीज़ें जो है हम लोग सही ईमानदारी के साथ, सही परख के साथ सारी चीज़ें होती थी। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो विचार तो मैं भी यार ढूंढ ही रहा हूँ, क्योंकि एक गुरु से पूछा जाए कि जिसको वो 7-8 साल 10 साल तैयार करे और वो चले जाएं तो वो रहता है, वो सबके लिए है। अगर कोई मैं आगे 7 साल तैयार करूँ वो जाएगा तो एक गुरु को थोड़े ना अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि उसको पाने के लिए जो उसको मुकाम है वो लीगल है, तुम लीगल कर रहे हैं और लीगल देखते हैं क्या होता है। तो ये लीगल लड़ाई नाम को लेकर है? जी, नाम आपका है? जी जी, साधो बैंड आपका है। जी। जो लोग अलग हुए हैं, मयंक कश्यप, मुकुल सैनी, जतिन माथुर, विशाल, प्रिंस, दीपांशु, शिवांगी, इनमें से एक ने ये आरोप लगाया है जो एक वेबसाइट पर पब्लिश है उसके मुताबिक कि आपकी जो पत्नी है विद्या साही वो क्लेम करती है कि वो ओनर है इसकी, जबकि उनका कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और वो इनका ऐसा आरोप है कि धनंजय साही की पपेट एम्प्लॉय की तरह काम करती है और इस तरह से उनका कोई हक नहीं हुआ उस नाम पे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोग समझदार हैं। मैंने क्या बोला कि हिट होने के बाद आदमी दिखता है, लेकिन उसके पीछे के जो 6-7 साल संघर्ष के है वो कैसे आदमी जीता है। और देखिए अगर लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की थी तो आदमी तो 16 में भी जा सकता है, 17 में भी जा सकता है, 18 में भी जा सकता है, 19 में भी जा सकता है, 20 में भी जा सकता है, वो 21 में ही क्यों गया। बैंड की शुरुआत तो 5-6 साल हो गए ना,
उस समय क्या वो दिखा नहीं सब। भाई 2018 में अगर आप YouTube चलाते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए मैं उनका नाम रिकमेंड करता हूँ, सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, ट्रेडमार्क्स जा रहे हैं। तो ये अभी क्यों हुआ हिट होने के बाद, और हिट होने के 1.5-2 साल बाद क्यों? और देखिए पपेट कुछ नहीं होता कि अगर एक कोई हाउस वाइफ है तो पपेट नहीं है। हमारे देश में हम किसी को पपेट नहीं कह सकते हैं। अगर मेरी माँ अनपढ़ है और उसने अगर मुझे आईएएस बनाया है तो पपेट नहीं है वो। मैं आईएएस तो बन गया हूँ दुनिया की नज़र में, लेकिन पीछे जो माँ की पूरी जो धरोहर है वो माँ ही तो थी। तो माँ की जो पूरी धरोहर है, वो खाना, वो जागना, वो सारी चीज़ों की सहूलतें देना, तभी तो हम बने हैं ना। नींव नहीं होगा तो मकान कैसे खड़ा होगा? तो वो तो देखो कुछ भी लिखें, कैसे लिखें, उससे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो मेरा ईश्वर जानता है और दुनिया भी जानती है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं जानते हैं, क्योंकि दोबारा एकदम मुकाम पाना इस तरीके से, वो आम पब्लिक जो मुझे जानती है, समझती है, और आप सब लोग जो जानते हैं, समझते हैं, तो सभी लोग साथ खड़े हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं मुझे। ये चलता है। लेकिन मुझे पता है किसी के प्रसिद्धि में या किसी की चीज़ों में एक कोई खड़ा रहता है ताकत के साथ, तो पपेट है। और गुरु का क्या दर्जा है या गुरु का क्या सम्मान है वो समझना चाहिए। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से आप सम्मान की तरह चीज़ें को मांग लो तो वैसे ही दे देते हैं। लेकिन लड़ने के लिए कोई लड़के आए तो सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उसके लिए तो फिर कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि भैया आप गांडी उठा लो। तो ये है। अब बात आप लोगों से कर लें थोड़ी। हाँ, कौन कौन अपना पसंदीदा भजन, शेर, गजल कौन पहले सुनाएगा? आपसे शुरुआत करें अनमोल। आपकी तो बड़ी तारीफ भी की थी इन्होंने कि बड़ी अच्छी आवाज है। 2 लाइनें कुछ भी 2 लाइनें। एक बार तालियों के साथ अनमोल का जरा हौसला बढ़ा दीजिए। मैंने कहा ना कि वो सब टैलेंटेड हैं, देखिए कितना अच्छा गाया। वाह। नहीं, ये तो हम मानते ही हैं कि टैलेंटेड है। ज़रा वो किस्सा भी बता दीजिए। आप रेखता में गए थे और सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे कहा कि हाँ सब कहते हैं कि हम गाने के लिए आए, और आपको अंदर जाने नहीं दिया। फिर वो तो भला इवेंट टीम का कोई आपको देख लिया और वो पहचान ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जो कहानी अभी पीछे आपने कही थी उसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ। वो भी एक द्वंद्व का, लड़ाई का एक कारण था। जो भी ये लोग, मैं वीआईपी कल्चर को नहीं मानता। मैं हमेशा चप्पल में ही रहता हूँ, डाउन टू अर्थ जैसे सब लोग। कहीं भी ढाबे पे खा लिया, कुछ भी, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सिंपलाइजेशन के साथ जाते हैं। जो होटल मिला, जो कभी हमने कुछ डिमांड नहीं करी। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि शो कैसा है क्या नहीं है, बस शो है, पहुँच गए हम लोग। तो उसमें ये था कि अब भाई 4-5 बॉडीगार्ड लेके जाता तो शायद वो मेरी बात सुनते। मैं ऐसे ही चला गया। तो शो शुरू होना था 6 बजे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया किसी वजह से, और 5:30 बजे आके, तो जहाँ से मुझे फ़ोन करके बोला गया था यहाँ से आप आना, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ से भगा दिया कि नहीं, आप लोग ऐसे ही सब कहते हैं, सब यहाँ पे गाने ही आते हैं, जाइए उधर जाइए। वो मैं जाके लाइन में लग गया, और लाइन जो 3 किलोमीटर थी, मैं पीछे जाके लग गया। अब मैंने कहा यार मेरे पसीने छूट रहे कि अब शो होने वाला है। तो फिर वहाँ से मेरे पे फिर फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि वापस उधर आइए, हम लेने आ रहे हैं। तो वो फिर लेने आए, और मैं सीधा भागता हुआ पहुंचा, भागते हुए कपड़े बदले और सीधा भागते हुए स्टेज पे, सांस फूलती हुई। तो स्टेज पे बैठा तो सब लोग बैठ गए थे, और माइक में क्या होता, वहाँ जश्न रेखता में ना ऑन द स्पॉट माइक को मतलब रखते हैं। तो अब पब्लिक जो है, एक तो वैसी सांस फूली हुई, भागता हुआ आया, टेंशन, ऊपर से पब्लिक चिल्लाने लग गई, गाओ गाओ गाइए सीटियाँ और ये सब, हो अल्लाह। मैं माइक पकड़ के खड़ा हुआ और मैंने कहा, तुम पे जो गुजरी है तुम क्या सुन पाओगे? तो सबने बोला वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैंने कहा वही दर्द बता रहा हूँ भाई लोगों, भागता हुआ आया हूँ, माइक अभी बना नहीं है कि तो एक शेर पढ़ लेता हूँ, उस शेर से आप जो है कयास लगा लो कि तुम पर जो गुजरी है तुम क्या सुन पाओगे, अरे नाजुक सा दिल रखते हो, रोने लग जाओगे। तो उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट, और फिर मैंने सबको बोला कि शांत हो जाओ, तो वो शांत हुई और शो बहुत मस्त चला।
मतलब लोग पेड़ों तक चढ़े हुए थे, कपड़े तक लोगों ने फाड़ दिए, मतलब ज़बरदस्त था वो एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त था। अब साधो बैंड में कितने लोग हैं और कितने ऐसे साधु हैं जो आगे फ्यूचर के लिए तैयार किए जा रहे हैं? हाँ, ये अच्छा है सवाल। इसमें अभी क्या है कि हम 12-14 की टीम है अभी, और इसमें अभी 22 बच्चे और पीछे बैक से तैयार हो रहे हैं। एक और हमने सोचा है, कई मेरे पास अच्छे गाने वाले लड़कियां भी है, तो एक हम आगे चल के एक फ्यूचर में एक लड़कियों की टीम भी हम बनाएंगे, छोटे बच्चों की, जो कि भजन गाएंगे और गाने गाएंगे। तो प्लान पूरा है। तो अभी जो है कम से कम 30-40 बच्चों की टीम है, और कुछ अभी हम काम भी कर रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको, उनमें टैलेंट क्या है, तो मैं लगा हुआ हूँ अभी कोशिश में कि कैसी टीम बनाई जाए ऐसे जो बस्तियों में या कहीं गरीब कोई अनाथ, तो एक मैं नज़र रख रहा हूँ। तो एक टीम, उनको हुनर को लाके उस टीम को भी कुछ बनाया जाए और टीम बड़ी की जाए। और तो अभी आप लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? मेरे घर से। अगर किसी को जुड़ना हो साधो बैंड के साथ तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो कभी भी आ सकते हैं, फ़ोन मारिए, जुड़ना चाहता हूँ। हमारे भैया हैं, सौरभ जी हैं, वो सारा संभालते हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोग जुड़े भी हैं। और एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक मंडी में एक ग्रुप है, तो वो बहुत निराश था, वो माता की भेंटें गाते थे। मैंने उनको खूब मोटिवेट किया और खूब उनको बनाया, खूब उनको चीज़ें बताई कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आज की डेट में हिमाचल में उनको अभी यूट्यूब से उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, और वो अपने माता की भेंटों के साथ फेमस है। तो ऐसा भी हम लोग काम करते हैं कि दूसरा जो बैंड है या दूसरे कोई कलाकार हैं उसको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी सोच रहती है। अब हम इस इंटरव्यू को मतलब ख़त्म करने की ओर चल रहे हैं, तो अंत में आप जो सुनाना चाहें, जो आपके सबसे प्रिय भजन हो। और शुरुआत कबीर से हुई थी, तो मैं चाहूँगी अंत भी नहीं, कबीर वो के एक किसी भजन के छूट साथ रहा है। आप वो ऐतिहासिक भजन जिसने हमें वो मुकाम दिया, और जिसके साथ, उस मुकाम के साथ हम ब्रांड एम्बेसडर बने। तो वो भजन जो है पूरे सोशल मीडिया पे 800 मिलियन के साथ राज कर रहा है, और उस भजन से अब हम जाने जाते हैं। मतलब जहाँ भी रहती है उस भजन की डिमांड रहती है, तो भजन हम जरूर गाना, उसी से हम एंड करते हैं, राम आएंगे। कुछ वो सवाल ले लेती हूँ जो ऑडियंस से आए थे जब हमने उन्हें बताया कि साधो बैंड लैलन टॉप न्यूज़ रूम में पधारने वाले, और कुछ जो मेरे साथियों ने मुझे लिख कर दिया। जैसे हमारे यहाँ नावेद हैं और वो खुद म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइंड है, तो उन्होंने पूछा है कि साधो बैंड के सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़िया समन्वय दिखता है, चाहे वो तबला हो, ढोलक हो, कोहन हो या हारमोनियम। तो क्या ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद सिखाते हैं, और क्या एक ही कमरे के अंदर मतलब आप इतने मल्टीपल अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट सिखाने को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ लोग एक्चुअली क्या सीखते भी हैं, उनको सिखाता भी हूँ, और साथ में कुछ पर्सनल गुरु जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मेरा वोकल है मेन, लेकिन बाकी चीज़ों को हम सिखाते हैं, गाना कैसे बनाना है, कॉर्ड्स क्या हैं, उसमें सब एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे हमारे कपिल जी हैं, ये बताते हैं कि भाई ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, उसको मिलकर हम गाने को मैनेज करते हैं। तो इसमें एक नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। फिर हम जो नया अपना जो भी ओरिजिनल, अभी हमने ओरिजिनल ट्रैक भी निकाले, 3 ओरिजिनल ट्रैक भी निकाले, तो नूपुर ऑडियो से वो हमने निकाले हैं 3। तो उसमें शंकर जी का भी हम शिवरात्रि के लिए गा भी देंगे। तो उसमें ये कि हम कमरे में ही बैठ के करते हैं, मैनेज करते हैं। आज भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 BHK है, तो एक कमरा हम भाई जब हमने LIG में कर लिया तो अब तो 2 BHK है, तो उसमें किया। अभी थोड़े दिन पहले 4-5 महीने हो गए, तो एक रेंट पे हमने अलग से फ्लैट लिया है, जिसमें हम सब लोगों ने उसको पूरा बना के, और उसमें हम लोग सारा अपना रील्स की तैयारी करते हैं, अपना शोज़ की तैयारी करते हैं, और उस पर काम करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा उनका अगला सवाल भी था कि एक कलाकार अपनी रचना को पोसता है, आप भी पोसते होंगे, मगर ऐसा कोई गाना जिससे आपने बहुत समय और दिल लगाकर बनाया, लेकिन फ़िलहाल वो अब तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो डिज़र्व करता है? हाँ, वो है राम एंथम। राम एंथम जो है मेरा मतलब एक सपना था, और वो मतलब मैं उसको चाह रहा था कि वो मिलियंस में जाए। अब वो उसका रिस्पांस मतलब देश में सराहा बहुत गया, क्योंकि जो हमने राम एंथम लास्ट में गाया, पब्लिक खूब, अभी हम जहाँ कहीं गाते हैं तो हल्ला कट जाता है, तो वो जो था उसको एक रिस्पांस मिलना चाहिए था, वो सपना था। और एक दूसरा सपना जो अभी शंकर जी का आया है, वो मैंने बहुत पहले 4-5 साल पहले बनाया था,
लेकिन वो प्रतिफल हुआ है, उसको हमने अभी रिलीज़ किया है। तो वीडियो उसकी आएगी, ऑडियो हमारी मार्केट में मतलब हर सोशल प्लेटफॉर्म पे वो आ गई है। अयान अंसारी ने पूछा है कि आप लोगों ने संगीत के अलावा क्या पढ़ाई की है, परिवार कैसे तैयार हुआ इस बात के लिए, और अभी क्या आप सबका इंडिविजुअली सोर्स ऑफ अर्निंग है? पढ़ाई तो अभी मैं ही बड़ा हूँ, तो मेरी एमए तक रही है, बाकी ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, वो अभी 12th पास है। और हमारे पीछे भी जो लड़के हैं, क्योंकि मैं खुद भी मोटिवेट करता हूँ पढ़ाई के लिए कि आप सीख रहे हो तो पढ़ाई भी करते रहो। देखो वक्त का कुछ पता नहीं चलता है, और जीवन में मैंने जितना संघर्ष देखा है और संघर्ष चल रहा है, तो मैं ज़रूर ये बात कहता हूँ कि एक विद्रोह तो रहे, लेकिन साथ में पढ़ाई ज़रूर रहे। क्योंकि हम ये बच्चों को भी जो अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। जैसे हम पढ़ाई अभी परीक्षा पर्व पे हम बोल रहे हैं सबको कि पढ़ाई कीजिए और शांतिपूर्वक उसको पेपर दीजिए, तो ये हमारा एक खुद का एक कॉज है। तो मैं खुद सबको बोलता हूँ। अश्वनी खुद है, इसने कहा था नहीं गुरुजी मैं संगीत, मैंने इसको कह के ग्रेजुएशन कराया, और ये म्यूज़िक में मैं इसको मतलब एमए की तैयारी करा रहा हूँ। तो म्यूज़िक से भी ये लोग पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक से एमए वगैरह, और बाकी जो सब पढ़ाई में मतलब अपना जो एकेडमिक जो कर रहे हैं। राकेश रावत का सवाल है कि पाकिस्तान के बैंड बहुत अच्छे होते हैं, क्या आपका मन है वहाँ जाकर परफॉर्म करने का, या उनका जो प्रोग्राम है जैसे बैटल ऑफ बैंड्स उसमें शिरकत करने का? ये पहले भी एक कहीं किसी ने मुझे बोला था कि जब ये पता चला कि नहीं ये हिंदुस्तानी बैंड है, तो इसमें हुआ कि बैटल हो, उसमें एक कोई बैंड मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें बड़ा नाम हुआ था कि साधो और इस बैंड का हो, वो क्या बैंड था, मुझे पाकिस्तानी बैंड है, हाँ खुदगर्ज, कि साधो और खुदगर्ज में जो बैटल ऑफ बैंड, वो बड़ा मज़ा आएगा देखने से, बड़ा वो हल्ला कटेगा। बाकी मुझे ये लगता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी आस्था को, अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, मुझे लगता है कि हर देश में जाके हमको ले जाना चाहिए, हर देश में हमें गाना चाहिए। तो उसमें चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, तो कुछ भी हो। सृष्टि का सवाल है कि आपका फेवरेट बैंड कौन सा है और आप अपना आइडल किसे मानते हैं? ये क्या नाम बताया? सृष्टि। ये तो फंसा दिया इन्होंने। सृष्टि जी ने जो सवाल पूछा है, तो मेरा जो फेवरेट जो बैंड है वो जो तो ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं अपना फेवरेट बैंड अपने को ही मानता हूँ, खुद को, साधो को, क्योंकि हम लोग हर चीज़ गाते हैं। रॉक हार्ड थोड़ा सा मैं बजता हूँ, तो सारे अधिकतर बैंड रॉक बैंड हैं। तो इंडिविजुअली सिंगर्स में जैसे मुझे जो मैं खुद यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो है कुमार गंधर्व जी और पंडित भीमसेन जोशी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और लाइट म्यूज़िक में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मतलब मैं उनके गाने गाते हुए बड़ा हुआ, तो ये मेरे आइडियल्स हैं। इनको लेके मुझे लगता है कि इन्होंने ही कुछ बीज भरे होंगे जो आज ये बैंड बना है। योगेश का सवाल है कि आपके बैंड में शामिल होना चाहता हूँ, क्या तरीका है, प्लीज़ बताएं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, वो बिल्कुल आ सकते हैं, और लेकिन मैंने कहा ना कि लोहे के चने चबाना, कम से कम 10 घंटे का रियाज पर्सनल होना चाहिए और 10 घंटे का हमारे साथ, तो 20 घंटे का रियाज होना चाहिए। रोशनी का आखिरी सवाल ले लेती हूँ कि एक प्रोग्राम का आप कितना चार्ज करते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये पहला बैंड है, मतलब देश का होगा। मैं हर कॉज के लिए हम लोग काम करते हैं, मतलब हम सामाजिक काम करते हैं जिसमें हमें कोई अर्निंग नहीं मिलती। बहुत सारे हम शोज़ करते हैं और हम कभी अर्निंग मांगते भी नहीं है, जो जिस भाव से दे देता है, क्योंकि टीम बड़ी है और टीम बड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि ये लोग भी संगीत में कुछ करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है संगीत में जीविका हो तो जो जैसा दे देता है। हमारा कोई ये नहीं, ये पहला बैंड है, इतना हाइक हो के भी हम कुछ डिमांड नहीं करते। जैसी जिसकी श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा, बाकी हो रहे भैया मैनेज करते हैं, तो वो बता देंगे। सौरभ, ठीक है। ये आखिरी सवाल जो न्यूज़ रूम से आया वो ये कि कबीर की रचनाएं इतनी पुरानी हैं कि इसमें काफ़ी कुछ कई लोग कर चुके हैं, ऐसे में आप अपने कंपोजिशंस को खास और बाकियों से अलग बनाने के लिए क्या करते हैं, और आपका कबीर प्रेम या बाकी सबका कबीर प्रेम कैसे जागा? कबीर को हम थोड़ा अलग तरीके से गाते हैं और थोड़ा सा उसको फ्यूज़न करके गाते हैं, और मेरा ये मानना है, बात कबीर जी की भी नहीं है, किसी भी रचना को आप थोड़ा दिल से गाइए तो रचना अपने आप में अमर हो जाती है, और दिल से कोई भी चीज़ गाई जाए तो अच्छी लगती है। मैं इनको वही समझाता हूँ कि आप कोई भी गाना गाएं
और कबीर क्योंकि हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हम उनको गाते हैं, उसी से सूफीज़म भी निकला है, उसी से सगुण भी निकला है। तो इसलिए हम उसको मानते हैं और उन चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से मेहनत के साथ बनाते हैं। तो कई सारी रचनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सबको सुनने को मिलेगा। तो आखिरी भजन आप कबीर का गा देंगे, फिर हम इसको बंद करते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको साधु बैंड का सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद है, आप वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगली बार अगर किसी शो में हमारी मुलाकात हो तो हम आपके लिए वो भी गवा लें। एक आपका हो गया, एक हमारा हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। एक कबीर और एक सूफ़ी से एंड करते हैं। तो पहले हम काली काली जुल्फ़े गाते हैं 2 लाइनें। ये हमारा बड़ा ट्रेंडी है और भैया वहाँ से मुस्कुरा भी दिए, लगता है इनका भी जो है तो काली काली जुल्फ़े जो हैं ये इंडिया में वायरल हुआ था, ये पहला और काफ़ी उठा था ये गाना। तो सभी आपकी नज़र, आप सभी लोगों की नज़र। कि खंजर वाले तो मुफ्त में बदनाम होते हैं साहब। एक बार बात तो बोल दीजिए यारो। कि खंजर वाले तो मुफ्त में बदनाम होते हैं। अरे ये हसीनों का शहर है, ये हसीनों का शहर है, कत्लेआम रोज होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तालियां थोड़ी धीरे पड़ी हैं, तेज पड़ जाती हैं थोड़ा। शुक्रिया शुक्रिया। तो ठीक है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लल्लन टॉप का कि हम यहाँ पे आए और बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। आप लोगों का भी शुक्रिया। अच्छा इंटरव्यू आपने लिया, ये भी शुक्रिया। इंटरव्यू तो एक बहाना होता है, बस कुछ बार कई बार हम स्टेज पर करते हैं, कई बार हम बैक में करते हैं। तो आज हम सबके साथ आए और जो भी हमारे प्रशंसक हैं जो सोशल मीडिया पे, उनका भी शुक्रिया जो सुनेंगे इसको और हमें और बढ़ाएंगे। और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी लोगों पर हो, मंगल हो। एक लाइन के साथ मैं हमेशा ख़त्म करता हूँ कि है ज़िंदगी जब भी लल्लन टॉप पे लाएगी हमें। अरे बात तो बोल दीजिए भैया, सैलरी नहीं मिलेगी। जरा जोर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ जरा बिल्कुल लखनवी अंदाज में कि है ज़िंदगी जब भी लल्लन टॉप पर लाएगी हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आएगी हमें। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया न्यूज़ रूम में आने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए।